हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के लिए आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यदि आप पहले हिंदी पढ़े हो कहीं तो आप इस वीडियो को देखिए। देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हिंदी पढ़ी कैसी जाती है या किसी हिंदी को कैसे पढ़ाना चाहिए। हिंदी को अभी हमने हिंदी के 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो जाइए उनको देखिए, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल से हिंदी के बारे में बताया है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का वर्णमाला। वर्णमाला होती क्या है, वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, तो उसको इसमें बहुत डिटेल से हम समझेंगे, ठीक है। और यदि आप पहले कहीं हिंदी पढ़े होंगे लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद तय करोगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ठीक है ना, और कैसे हिंदी को पढ़ना चाहिए। स्वर से लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि स्वर को कितना माने, 10 माने, 11 माने, 13 माने, संस्कृत में कुल कितने स्वर होते हैं, हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं। तो इसको बहुत डिटेल में हम एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, एक बार वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। यदि आप हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम देने जाए, कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, हिंदी का इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें हिंदी को किस तरह से समझना या पढ़ना या सीखना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, यानी वर्णमाला को हमने वर्णमाला यानी वर्णों के समूह को या वर्णमाला को 2 भागों में बांटा है। एक तो होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्णों को हम बहुत डिटेल से बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्वर होते क्या हैं। स्वर के बारे में, तो जिन वर्णों का उच्चारण या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के या बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से होता है। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाधा के और अन्य वर्णों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में यदि स्वरों की बात की जाए तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 11 है। तो आइए देखते हैं। छोटा, जिस तरह से हमने यहाँ पर स्वर लिखे हैं, किताबों में अलग तरह का स्वर लिखे होते हैं, लेकिन हमने जिस तरह से यहाँ पर स्वर लिखे हैं तो आप उसको जरूर इसी तरह से लिखना। मूल स्वर यदि हिंदी में कहें कुल स्वर होते हैं, तो हिंदी में मूल स्वर, हिंदी में यदि मूल स्वर कहें तो मूल स्वर होते हैं 11। देखिए कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये मूल स्वर होते हैं। ये हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 11 है, जो उच्चारण के आधार पर, यदि आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताओगे 11। और 11 स्वरों को आप जिस तरह से हमने लिखा है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 मूल स्वर होते हैं। इन 11 मूल स्वरों को अगर देखा जाए तो जो शुरुआत के छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इस शुरुआत के जो 4 स्वर होते हैं इन्हें ह्रस्व, मूल या लघु या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। जो ये 4 हो गए, टोटल 11 है। यदि ह्रस्व, मूल या लघु स्वर 4 हैं तो इनको जो बाकी बचे 7, इन 7 स्वरों को दीर्घ स्वर, संधि स्वर, गुरु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 7। मूल रूप से उच्चारण के आधार पर या मूल रूप से हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। यदि हम 2 स्वरों को और ऐड कर लें, अयुग्म बाह्य स्वरों को,
अयोग्य बाह्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार बोले तो अंग, विसर्ग बोले तो आहा। इन अयोग्य बाह्य दोनों स्वरों को अंग और आहा। तो देखिए अयोग्य बाह्य स्वर होते क्या हैं? हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या क्या है? 11 है। मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन लिखने के आधार पर जब हमें स्वरों की आवश्यकता होती है तो इन अनुस्वार और विसर्ग को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस आधार पर 11 अयोग्य बाह्य 2 स्वर, तो इस आधार पर हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। लेकिन यदि देखा जाए जो अयोग्य बाह्य हैं, अयोग्य बाह्य ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं न व्यंजन के अंतर्गत, ना ये स्वर माने जाते हैं न ये व्यंजन। लेकिन यदि स्वरों की आवश्यकता होती है तो ये स्वर के साथ ऐड हो जाते हैं। यदि व्यंजनों की आवश्यकता होती है, यदि व्यंजनों में इनकी आवश्यकता होती है तो ये व्यंजनों के साथ ऐड हो जाते हैं। लेकिन यदि हम इन अनुस्वार और विसर्ग, अंग और आहा को स्वर मान लें तो हमारे कुल हिंदी में जो स्वर होते हैं वो हो जाएंगे 13। 11 पहले से थे, 2 अयोग्य बाह्य तो हो गए 13। लेकिन जो हिंदी में कुल 13 स्वर होंगे वो होंगे लिखने के आधार पर। यदि उच्चारण के आधार पर या बोल के आधार पर कहा जाए तो हम लगाएंगे 11। अगर संस्कृत की बात की जाए, संस्कृत में स्वरों की बात की जाए तो संस्कृत में स्वर होते हैं कुल 13। देखिए कुल स्वर संस्कृत में कौन कौन से 13 होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा री, दीर्घ री, लिर, ए, ऐ, ओ, आओ। हिंदी में केवल छोटा री है, लेकिन संस्कृत में दीर्घ री स्वर है। जैसे छोटा आ बड़ा आ होता है, उसी प्रकार छोटा री और दीर्घ री होता है। छोटा री में केवल यहाँ एक घुंडी होती है, लेकिन दीर्घ री में यहाँ 2 घुमाव होते हैं। ठीक है ना, स्प्रिंग की तरह। देखिए यहाँ पर 2 घुमाव होते हैं। ये छोटा री है, ये दीर्घ री है और ये लेर। यानी अगर देखा जाए तो संस्कृत में छोटा री, दीर्घ री और लेर ये 3 ऐड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि कहा जाए किसी किसी बुक में मूल स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। अभी हमने कहा मूल स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन किसी किसी बुक में मूल स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, नोट करके, किसी किसी बुक में री को स्वर माना है और किसी किसी बुक में री को स्वर नहीं माना है। यदि मूल स्वर होते हैं 11 री को मिला करके, यदि हम री को स्वर ना माने, या जिन लोगों ने या जिन इतिहासकारों ने, जिन हिंदी साहित्यकारों ने री को स्वर नहीं माना है, तो जब री स्वर नहीं है तो मूल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब मूल स्वरों की जो संख्या 10 है वो ऐसा कहाँ प्रमाणित है या किन बुकों में मिलता है? तो आप भोलेनाथ तिवारी या हरदेव या उदय नारायण की किताबों में देखेंगे तो वहाँ पर री को स्वर नहीं माना है, री को वहाँ पर उन्होंने व्यंजन माना है। तो लेकिन आज भी हम मूल स्वरों की संख्या 11 मानते हैं। यदि री स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो हमारे स्वरों की संख्या क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। लेकिन आज भी हम मूल रूप से स्वरों की संख्या कितना मानते हैं? वो मानते हैं 10। वो ऐसा क्यों? क्योंकि री स्वर हटने की वजह, री को यदि स्वर नहीं माना है तो री की जगह एक आगत स्वर आ गया। री की जगह हटा करके, री को यहाँ पर हमने हटा दिया, री की जगह क्या स्वर आ गया? आगत स्वर आ गया, ओ। मूल स्वर होते हैं 11। जब हमने री को स्वर नहीं माना है, री को माना है व्यंजन, तो हमारे स्वर होने चाहिए 10। लेकिन कहीं कहीं बुकों में 11 है, किसी किसी बुक में 10 है, तो दोनों ही आधार पर सही है। लेकिन अगर प्रमाणित के रूप से कहा जाए तो मूल रूप से स्वर हैं 10। यदि री को व्यंजन मानते हैं तो कोई कोई री को व्यंजन मानता है, कोई कोई री को स्वर मानता है। लेकिन यदि री को हम व्यंजन मान दें, यदि री को हम व्यंजन मानते भी हैं तो री की जगह एक आगत स्वर आ गया। जो आगत स्वर कौन सा आ गया? ओ।
आगत स्वर आ गया ओ, जो फारसी भाषा का शब्द ओ, फारसी ओ ओ ओ ओ ओ फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के, फिर से सुनिए, ओ अंग्रेजी ओ फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन जब अंग्रेजी शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो ओ शब्द का या ओ स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ऑफिस, हॉल, मॉल, बॉल। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए हम आगत स्वर ओ का प्रयोग करते हैं, इसलिए अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए हमें एक आगत स्वर की आवश्यकता हुई, जो हमने फारसी भाषा का शब्द है और उसको हमने अपने हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया, इसलिए री की जगह हमने ओ को सम्मिलित कर लिया। तो इस प्रकार फिर से हमारे मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, लेकिन यदि हम री के बारे में चर्चा करें, देखिए ये क्लास थोड़ा हम डिटेल में पढ़ाएंगे ताकि आपको एक समझ में आए कि एक्चुअली पढ़ना कैसे चाहिए और समझना कैसे चाहिए। रट्टू तोता नहीं बनना है, ठीक है ना। और हम आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद स्वर और व्यंजन से लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देखिए जरा, री को स्वर क्यों नहीं माना? पहले हम री को स्वर मानते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी भाषा में परिवर्तन हुआ तो हमने री को स्वर मानना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया स्वर? फिर हम उसको क्या मानने लगे? री को व्यंजन मानने लगे। लेकिन एक चीज़ और हम बताएं आपको, किसी किताबों में री को स्वर माना है और किसी में नहीं माना है। तो वो जो किताबों में लिखा हुआ है, जो अच्छी किताबें हैं जैसे भोलेनाथ तिवारी, हरदेव उदयनारायण, तो ये किताबें अच्छी बढ़िया ले, बाकी जो और भी किताबें वो भी बढ़िया ले, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सही से पढ़ा जाए तो उसके उच्चारण के आधार पर पढ़ा जाए तो री का उच्चारण एक व्यंजन की तरह होता है, इसलिए उसको हमें, और उसको व्यंजन के उच्चारण में क्या होती है? बाधा होती है, और स्वरों के उच्चारण में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए री को हमने क्या माना है? व्यंजन माना है। तो आइए देखते हैं जरा, री को स्वर क्यों नहीं माना? क्योंकि री अब व्यंजन है। री को हमने स्वर नहीं माना, री अब व्यंजन है, तो री को स्वर क्यों नहीं माना? तो देखिए जरा, पहले री स्वर था। संस्कृत पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बाद आई पाली भाषा, पाली भाषा के बाद आई प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा के बाद आई अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आई हिंदी। तो जब हम संस्कृत भाषा बोलते, आर्य के काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता, तो संस्कृत भाषा में हम री को स्वर मानते थे। लेकिन अब री को स्वर कब माने? तो जरा समझिए, जैसे कि हमने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर ये लिखा है री, ये थोड़ा यहाँ पर समझना है, यहाँ डायग्राम को आप समझना हम किस तरह से समझा रहे। ये मान लो ये हमारी जीभ है, ठीक है। जब री का उच्चारण, री री, आप बोलिए री री री, जब री बोलते हैं तो हमारा जो ऊपर जीभ है ऊपर वाले तालु में छुपती है। तो जब संस्कृत जब भाषा थी, जब हम संस्कृत भाषा बोलते थे तब हम री का जो उच्चारण करते थे, तो उस टाइम पर जब हम री बोलते थे तो हमारी जीभ इस ऊपर तालु में नहीं टच होती थी। देखिए हमने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर री ऊपर वाले तालु में टच नहीं हो रही है। तो जब री का उच्चारण जब हम इस प्रकार से करें, री का उच्चारण जब हम इस प्रकार से करें कि जीभ ऊपर टच ना हो, तो वो हमारा री क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। जब री का उच्चारण करें और री और जीभ ऊपर तालब को स्पर्श ना करे, तब तो वो हमारा री क्या होगा? स्वर होगा। लेकिन अब दैनिक जीवन में लोग इस तरह से भाषा बोलने लगे कि शब्द कुछ भी बोलने लगते, जैसे री। लेकिन अब लोग री का उच्चारण ऐसे करते हैं कि जो हमारी जीभ होती है ऊपर तालु पर टच करती है, और ऊपर तालु पर टच करती है री, और जो अवरोध उत्पन्न होता है, और जिन वर्णों का उच्चारण करने में अवरोध उत्पन्न हो तो वो हमारे स्वर नहीं कहलाते, फिर वो क्या कहलाते? व्यंजन कहलाते। तो जब री का उच्चारण जब हम ऐसे करने लगे कि हमारी जीभ ऊपर तालु पर टच होने लगी,
तो अब वो हमारा जो री स्वर था, अब वो हमारा री स्वर नहीं रहा, व्यंजन बन गया। तो इस आधार पर हमने री को स्वर नहीं माना है, री को हमने क्या मान लिया, व्यंजन मान लिया। तो सांस्कृतिक भाषा में री तो हमारा क्या था, स्वर था, लेकिन जैसे वो पाली भाषा में आया तो री, तो इस प्रकार से री लिखने लगे। और इस प्रकार से जब री लिखने, जैसे हम बोले ऋतु, तो ऋतु हर कोई कहता है ऋतु ऋतु, तो ऋतु री रा के आपका व्यंजन है और इसमें ई, तो अब हमारा जो री है वो अब स्वर नहीं रहा, इस प्रकार से क्या हो गया, वो व्यंजन हो गया। क्योंकि इस ऋतु बोलने में रा आता है और रा हमारा क्या है, व्यंजन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो हमने बताया हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्वरों के भेद, कि स्वरों के कितने भेद होंगे। तो स्वरों के अगर भेद कहा जाए तो स्वरों के 3 भेद होते हैं, स्वरों के 2 भी भेद होते हैं और स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वरों के 3 जो भेद होते हैं वो होते हैं मात्रा के आधार पर, स्वरों के 3 भेद मात्रा के आधार पर होते हैं, और स्वरों के 2 भेद उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। तो देखिए स्वरों के जो 3 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व, लघु या मूल स्वर, दीर्घ, गुरु या संधि स्वर, और प्लुत स्वर। यानी ह्रस्व और दीर्घ ये 2 स्वर हैं, ये उत्पत्ति के आधार पर माने गए हैं और मात्रा के आधार पर 3 माने गए। स्वरों की यदि मात्रा की बात की जाए तो स्वरों की 10 मात्रा होती हैं, स्वरों की 10 मात्रा होती हैं, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है। जो भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों से मिलकर या स्वरों की मात्राओं से मिलकर बने होते हैं। तो कुल मूल स्वर कितने हैं, 11 हैं। तो देखिए, लेकिन किताबों में जो 11 मूल स्वर हैं वो आपके यही लिखे हुए हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और आओ। कहीं कहीं तो आपको री मिलेगा देखने को और कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, और देखने को मिलेगा। तो हमने इसके बारे में बहुत डिस्कशंस और बहुत डिटेल से बता दिया कि कब मिलेगा, क्यों मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन हमें तो नंबर प्राप्त करना है एग्जाम में, तो इसी के आधार पर हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुल मूल स्वर कितने हैं, 11, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और आओ। देखिए यहाँ जो मूल स्वर 11 लिखे, इसको हम देखो किस हिसाब से लिख रहे हैं, जिस हिसाब से हमने लिखा है इसी हिसाब से या इसी तरह से आपको लिखना है। अब जो हमने बताया जो शुरुआत के 4 स्वर होते हैं, जो शुरुआत के जो पहले के जो 4 स्वर होते हैं, इनको ह्रस्व, मूल, लघु स्वर कहते हैं और इनको स्वतंत्र स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं और छंदमय स्वर कहते हैं। हमने पहले 11 स्वर लिखे, तो 11 स्वरों में जो पहले जो 4 स्वर होंगे वो हमारे ह्रस्व, मूल, लघु, स्वतंत्र स्वर, एक मात्रिक स्वर और छंदमय स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए जरा, स्वतंत्र स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि छोटा आ, छोटे ई, छोटा उ और री, इनके निर्माण में किसी अन्य स्वरों का योगदान नहीं है, ये अन्य किसी स्वरों से मिलकर नहीं बने, इसलिए इनको हमने स्वतंत्र स्वर कहा। और इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। या इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है। अब एक मात्रा समय कितना होता है, जब हमारे आँखों के पलक झपकते हैं, आँखों को पलक झपकने को हम एक मात्रा का समय कहते हैं। तो हमारे ह्रस्व, मूल, लघु स्वरों की संख्या कितनी है, 4, स्वतंत्र स्वरों, एक मात्रिक स्वर और छंदमय स्वर। छंदमय स्वर इनको इसलिए कहा गया क्योंकि जब हम छंद पढ़ेंगे तो उसमें एक मात्रा का प्रयोग करेंगे, इसको बोलते हैं एक मात्रा, और इसको हम खड़ी पाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, खड़ी पाई। अब आता है टोटल 11 थे, 11 में से शुरुआत के 4 के बारे में मैंने बता दिया, बाकी बचे 7, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और आओ। इन 7 मूल स्वरों को संयुक्त, इन 7 मूल स्वरों को दीर्घ स्वर, संधि स्वर और गुरु स्वर। दीर्घ स्वर इसलिए कहा गया क्योंकि बड़ी मात्रा होती है,
और संधि स्वर इसलिए कहा क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, और गुरु स्वर इसलिए कहा क्योंकि इसमें दो मात्रा का प्रयोग होता है। इस दो मात्रा को हम वर्तुल रेखा कहते हैं और इस एक मात्रा को खड़ी पाई कहते हैं। जो चीज़ हम बता रहे हैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, इतना ज़्यादा किताबों में एक साथ आपको देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए जो 7 स्वर थे, 4 के बारे में बता चुके, लास्ट के जो 7 स्वर थे इनको हम दीर्घ स्वर, संधि स्वर और गुरु स्वर कहते हैं। अब देखिए इन 7 दीर्घ संधि गुरु स्वर को इनके उच्चारण में ह्रस्व में कितना समय लगता है? ह्रस्व में एक मात्रा का समय लगता है या एक समय लगता है। तो दीर्घ या संधि गुरु स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। यदि इसमें एक मात्रा का समय लगता है उच्चारण में तो इसको 2 मात्रा का समय लगता है। 2 मात्रा का समय क्या होता है? जब हमारे आंखों के पलक 2 बार झपक जाएं तो उसको हम 2 मात्रा का समय कहते हैं। इसलिए इन्हें हम दीर्घ संधि या गुरु स्वरों को द्वैमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब आता है इन्हीं 7 स्वरों को या दीर्घ संधि गुरु स्वरों को हमने 2 भागों में बांटा है। जो शुरुआत के जो 3 स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनको बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। और लास्ट के जो 4 बचे, यहाँ ऊपर हमने देखो नीले मार्कर से लाइन खींच दी है। जो शुरुआत के 3 स्वर हैं, जो शुरुआत के जो 3 स्वर हैं इनको मूल दीर्घ स्वर, इसको हम लिख दे, इनको बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर, और इसको बोलते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 4, ए, आई, ओ और औ। तो दीर्घ संधि गुरु स्वरों को 2 भागों में बांटा गया, मूल दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर कितनी है? 3, संयुक्त दीर्घ स्वर कितनी है? 4। वो कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। अब देखिए मूल दीर्घ स्वर है 3, कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब इनको संधि स्वर क्यों कहा? क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको हमने संधि स्वर कहा। ठीक है, देखिए जो बड़ा आ है, छोटा आ और छोटा 2 समान स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए 2 समान स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए इनको सजाती स्वर या समान स्वर भी कहते हैं। तो बड़ी ई, छोटी ई और छोटी 2 समान स्वरों से मिलकर बना है, और छोटा ऊ और छोटा ऊ क्या? बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो स्वर हैं मूल दीर्घ, जो तीनों के तीनों मूल दीर्घ स्वर हैं, तीनों समान स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। अगला आता है संयुक्त दीर्घ स्वर, ए, आई, ओ और औ, इसको विजातीय स्वर कहते हैं। इसको विजातीय स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चारों के चारों मूल दीर्घ स्वर असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जो ए है आ प्लस ई से मिलकर बना है, ए भी असमान है और ए भी असमान है। ए, आई, आ और ए से मिलकर बना है, ओ आ और ऊ से मिलकर बना है, आओ आ और ऊ से मिलकर बना है। ठीक है, हिंदी भाषा में री का दीर्घ गुरु या संधि स्वर नहीं होता है। हिंदी भाषा में री का संधि या दीर्घ या गुरु स्वर नहीं होता है। केवल री का दीर्घ संधि या गुरु स्वर केवल संस्कृत में होता है, जो है, ठीक है ना, ये संस्कृत में होता है। ठीक है, तो इसको लघु री कहते हैं, इसको दीर्घ री कहते हैं। ये संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी भाषा में री का दीर्घ गुरु नहीं होता है। अभी हमने बताया स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व है, लघु है, मूल स्वर, जो हम बता चुके हैं। दीर्घ गुरु या संधि स्वर, इसके बारे में बहुत डिटेल से बता चुके हैं। अब आता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर के बारे में देख लीजिए क्या होता है कि हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर का कोई उल्लेख नहीं है। हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर का कोई उल्लेख नहीं है, ना ही उसकी कोई लिपिक चिन्ह है, ना ही उसके कोई मात्रा का प्रयोग हुआ है। लेकिन प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है। प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है। जो प्लुत स्वर का जो चिन्ह होता है हिंदी के 3 अंक की तरह होता है। जैसे हम 3 लिखते हैं ना हिंदी के, ये यहाँ लिखा है 3 अंक की तरह प्रयोग होता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका प्रयोग
नाटक के संवाद में, किसी को संबोधन में, चीखने, चिल्लाने, पुकारने में प्रयोग किया जाता है। जैसे मंत्रों के उच्चारण में, जैसे हम कहें ओम, तो ओ और माँ के बीच में जो यहाँ बहुत ज़्यादा जो गैप होता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख दिया हमने ओम, ठीक है, ओम, इस तरह से हे राम। तो इस तरह से संबोधन करने में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, जो किसी नाटक, संवाद या संस्कृत के मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है। तो हमने बहुत डिटेल से स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।